कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, छुट्टियाँ अच्छी बिताई होंगी, पढ़ाई भी की होगी। तो आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं, विराम चिन्ह। आप पहले कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में, तो आज हम इसे विस्तार से करेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। बात करते समय बात को समझाने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। तो लिखने के समय उसी ठहरने और रुकने को दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ताकि लिखने वाले का जो भाव है वो पढ़ने वाले को समझ आए। ठीक है? तो इस प्रकार से भाषा लेखन के समय प्रमुख चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये हिंदी भाषा में कई चिन्ह हैं, तो प्रमुख चिन्ह आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है प्रमुख चिन्ह? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। जब कोई बात पूर्ण हो जाती है तो हम वाक्य पूरा होता है तो हम उसको इस पूर्ण विराम से कंप्लीट करते हैं। फुल स्टॉप इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, हिंदी में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है? उसके बाद होता है अर्धविराम, अल्प विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, लाघव चिन्ह, योजक, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद, विस्तार चिन्ह। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें इन चिन्हों की आवश्यकता क्या है, क्यों हम लगाते हैं, और लिखने के समय गलत लगा दे तो क्या हो जाएगा, तो इस क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब एक छोटा सा वाक्य है, देखो, रोको मत जाने दो। अब एक मैं छोटा सा अल्प विराम का प्रयोग करूंगी। ठीक है? मैं एक अल्प विराम यहाँ लगाऊंगी, रोको अल्प विराम मत जाने दो। तो इसका क्या अर्थ है? रोको मत जाने दो। अब इसमें नहीं जाने दिया जाने के लिए आदेश दिया जा रहा है। अब अगर मैं अल्प विराम का स्थान बदलती हूँ और मैं इसको मत के बाद लगाती हूँ, तो इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। रोको मत जाने दो, इसमें जाने दिया जा रहा है। पहले में रोको मत जाने दो, रोका जा रहा था, रोको मत जाने दो, अर्थ बिल्कुल विपरीत हो गया। तो विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें अपनी बात को सही ढंग से बताने के लिए मदद करते हैं। तो अल्प विराम या आप कोई भी विराम चिन्ह अगर आप गलत जगह पे लगा दोगे तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ वाक्य बताती हूँ, उसमें गलत जगह पर पूर्ण विराम लगाया है। बहुत दिन हुए आप, पूर्ण विराम, नहीं आए बच्चों को आप याद, पूर्ण विराम, बहुत आते हैं पड़ोस के लोग, पूर्ण विराम, आपके बारे में पूछते हैं घर में सभी लोग, ठीक है। कुछ समझ आया? नहीं, क्योंकि गलत जगह पर पूर्ण विराम था, रुक रहे हैं हम गलत जगह पर। बात क्या कहनी है हमें? बहुत दिन हुए आप नहीं आए, बच्चों को आप बहुत याद आते हैं, ये बात कहनी थी। और आपके बारे में पूछते हैं पड़ोस के लोग। अब सही जगह पर रुक रही हूँ तो बात समझ में आ रही है, गलत जगह पर रुकी तो बात समझ में नहीं आती और अर्थ उसका कुछ और ही निकल जाता है। तो इस तरह से जो सही बात कहने के लिए हमें
में सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम सारे विराम चिन्ह विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आपको कहाँ लगाना होता है? जब कोई भी वाक्य पूरा हो जाता है, जब या अधिक वाक्य लिख रहे हैं उनको, तो एक वाक्य खत्म होने के बाद या दूसरा वाक्य शुरू करते हैं तो पहले पूर्ण विराम लगाना आवश्यक है, नहीं तो वो कंटिन्यू लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि बात अलग अलग थी। जैसे बच्चे खेल रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। अब बच्चे खेल रहे थे, ये बात खत्म हो गई, अचानक बारिश शुरू हो गई, ये अलग बात है, तो उसको हम पूर्ण विराम से अलग करेंगे। उसके बाद आता है आपका अर्धविराम। अर्धविराम पूर्ण विराम से थोड़ी कम देर रुकते हैं, ठीक है, आधा रुकना। जो ईमानदार होते हैं उन्हें ही सम्मान मिलता है। तो इसको किन चीज़ों से आप जोड़ रहे हैं? अर्धविराम से। जो ईमानदार होते हैं उन्हें ही सम्मान मिलता है, इसमें हम अर्धविराम लगाएंगे। जो ईमानदार होते हैं, अर्धविराम, उन्हें ही सम्मान मिलता है। तो इन दोनों को हमने अर्धविराम से, अब इसको पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ, क्योंकि ये जुड़ी हुई हमने बातें कर दी। उसके बाद आता है अल्पविराम, कोमा बोलते हैं जिसको आप। अर्धविराम से भी और भी कम देर रुकना है हमें। जब समान पद की चीज़ों को हम अलग अलग करते हैं, जैसे माँ ने कहा बाजार से कुछ फल ले आओ, तो अब कुछ फल ले आओ, क्या लाओ? सेब, केला, संतरा, अमरूद ले आओ। तो अब सेब, केला, संतरा, अमरूद, इनको हम अल्प विराम से अलग अलग करेंगे लिखते समय। बहुत कम देर रुक रहे हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो हम इनको अल्प विराम से अलग अलग करेंगे, ठीक है। एक तो इस स्थिति में हम अल्प विराम लगाते हैं। एक लगाते हैं जब हम बोल रहे हैं हाँ मैंने काम कर लिया, नहीं मैंने काम नहीं किया। अब मैं हाँ और नहीं के बाद थोड़ा सा रुक रही हूँ, तो लिखते समय आप क्या लगाएंगे? हाँ और नहीं के बाद आप अल्पविराम लगाओगे, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए हाँ उस पर स्ट्रेस दे रहे हो, जोर दे रहे हो। हाँ मैंने काम कर लिया, नहीं मैंने काम नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ भी अल्पविराम आता है। उसके बाद जब आप किसी का कथन लिख रहे हो, किसी की बोली हुई बात लिख रहे हो, उसको आप उद्धरण में डालते हो। उद्धरण का अर्थ होता है इन्वर्टेड कोमास में डालते हो। तो माँ ने कहा, तब भी अल्पविराम आता है। फिर इन्वर्टेड कोमास, उद्धरण शुरू होता है, फिर माँ की कही बात लिखते हो, तो उस भी स्थिति में आप अल्पविराम लगाओगे। माँ ने कहा, यहाँ लगाते हो, फिर आपका उद्धरण शुरू होता है और माँ की कही बात आप लिखोगे, ठीक है। किसी का भी कथन जो है वो आप लिखोगे। किसने कहा, कहा के बाद आप अल्पविराम लगाते हो, फिर आप उसको कथन को लिखते हैं। एक जब आप विशेषण उपवाक्य का प्रयोग करते हो, वाक्य के बीच में विशेषण उपवाक्य आ रहा है, वह लड़का जो कल यहाँ आया था वो पकड़ा गया।
तो कौन सा लड़का विशेषण, कौन सा उपवाक्य बता रहा है? जो कल यहाँ आया था, उसको आप अल्प विराम से अलग करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है उपविराम, कोलन बोलते हैं जिसको। कोलन आप जब संवाद लिखते हो, पिता तुम्हारी परीक्षाएं कब है, पुत्र का संवाद, फिर आप उपविराम लगाते हो, पिताजी अगले हफ्ते से। तो उस स्थिति में भी आप उपविराम लगाओगे। या आपको कोई शीर्षक लिखना है किसी कविता का या किसी कहानी का, तो उसमें भी आप उपविराम का प्रयोग कर सकते हो। जैसे एक शीर्षक है, तो मैंने यहाँ पर उपविराम लगाया है, माँ ममता की प्रतिमूर्ति। तो ये एक शीर्षक लिखा मैंने। ठीक है, अगर संवाद लिखना है अब ये संवाद है, पिता उपविराम तुम्हारी परीक्षा कब शुरू है, पुत्र पिताजी अगले हफ्ते से। तो ये संवाद में हम उपविराम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई भी जब प्रश्न पूछा जाता है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अच्छा, एक चीज़ और, अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह, जब प्रश्न आपका पूछा जा रहा है उसमें अगर छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं तो हम उनको अल्पविराम से अलग करते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किससे मिलता हूँ, इससे आपको क्या। तो एक बड़ा सा प्रश्न है लेकिन उसमें छोटे छोटे प्रश्न भी हैं, तो उन सब प्रश्नों को हम अल्पविराम से अलग करते हैं और अंत में एक ही बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि आपके जब भाव बोलने में आपके प्रकट होते हैं, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, आपके दुख, भय, ये जब भाव आपके प्रकट होते हैं तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह हम लगाते हैं। और जो भाव के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसके बाद ही ये चिन्ह लगाया जाता है, अंत में नहीं। ठीक है, उफ कितनी गर्मी है, तो उफ के बाद आप ये चिन्ह लगाओ। अंत में आपका पूर्ण विराम ही आएगा, लेकिन आपका जो भाव प्रस्तुत करा जो शब्द, वो उसके बाद आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। जैसे अरे वह चली गई, तो आश्चर्य है, तो अरे के बाद आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाओगे उस शब्द के बाद, अंत में नहीं लगाओगे, अंत में पूर्ण विराम ही आएगा। ठीक है, शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया, तो शाबाश के बाद आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब होता है छोटा। जब हम किसी बड़े शब्द की जगह उसका एब्रीविएशन बना देते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर पूरा ना लिखकर आप ऐसे लिख देते हो। ठीक है, तो ये लाघव चिन्ह है।
प्रोफेसर, प्रो के बाद आप एक लाघव चिन्ह लगा देते हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इतना लंबा नाम है उनका, तो हम लेकिन APJ हम उनका पहला अक्षर लिख के उसके बाद लाघव चिन्ह लगा के लास्ट आखिर में हम कलाम लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका है योजक चिन्ह। योजक का अर्थ होता है दो शब्दों को जोड़ने वाला। शब्द युग्म होते हैं, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ वाला इलाका, तो भीड़ भाड़ एक शब्द युग्म है, अलग अलग होते हुए भी जोड़े जाते हैं, तो हम एक योजक लगाते हैं उनको जोड़ने के लिए। ऐसे द्वंद्व समास के जो शब्द होते हैं उसमें भी हम योजक लगाते हैं, जैसे सुख दुख, माता पिता, दिन रात, दाल रोटी, इसमें भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या फिर जब तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, फूल सी, ठीक है ना, दूध सा सफ़ेद, तो दूध सा जब लगाते हैं तो उसमें योजक चिन्ह आता है। तब हम योजक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह भी योजक चिन्ह की तरह होता है, लेकिन बड़ा, उसका आकार बड़ा होता है। निर्देशक का मतलब है निर्देश देने वाला। जब हम कुछ आगे कुछ बता रहे हैं उससे पहले हम उसका निर्देश दे रहे हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो, प्रश्न तो हम नीचे लिखेंगे, तो हम उसको निर्देश दे रहे हैं तो आगे एक निर्देशक लगा देते हैं, ठीक है। योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और जैसे काल के निम्नलिखित भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो काल के निम्नलिखित भेद होते हैं तो हम आगे योजक लगा देते हैं। जैसे या फिर हम निर्देशक लगा देते हैं, या हम जैसे हमने उपविराम का संवाद में प्रयोग किया था, संवाद में हम निर्देशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पिता ने कहा, तो आप उपविराम की जगह निर्देशक का भी प्रयोग कर सकते हैं वार्तालाप में, या जब आप लिखोगे तो आप निर्देशक भी लगा सकते हो उपविराम की जगह। अगला आता है उद्धरण। उद्धरण इन्वर्टेड कोमास दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा सिंगल, एक दोहरा डबल। उद्धरण चिन्ह जब हम किसी की कही बात को लिखना चाहते हैं ज्यों का त्यों, बिना किसी बदलाव के, अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, उनकी कई बात एज इट इज़ आप लिख देते हो, ठीक है। तो जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो महात्मा गांधी ने कहा और जो अहिंसा परमो धर्म, तो उसको हम किसमें डाल देते हैं, दोहरे उद्धरण चिन्ह में। इकहरा उद्धरण चिन्ह जो आता है वो हम किसी का उपनाम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, या किसी पुस्तक का नाम या किसी कविता का नाम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम है और निराला उनका उपनाम है, पेट नेम है, उसको हम इकहरा उद्धरण चिन्ह में डालेंगे। जैसे अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो इकहरा उद्धरण चिन्ह में आएगा, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की अमर रचना है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम उनके द्वारा लिखा हुआ नाट्य था, तो उसको हम उद्धरण चिन्ह में डालेंगे इकहरा में, ठीक है। ऐसे ही दोहरा आएगा, जिसे तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये पूरा का पूरा कथन हम दोहरा उद्धरण में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विवरण चिन्ह। विवरण जब आगे हम किसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जैसे भाषा के दो प्रमुख भाग हैं,
पहला मौखिक, दूसरा लिखित। तो हम कैसे लिखेंगे? भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, विवरण चिन्ह, उसके बाद क मौखिक और ख लिखित। तो आगे हम बता रहे हैं, विवरण दे रहे हैं उसका, तो हम विवरण चिन्ह लगाएंगे। ठीक है? या ठीक है। उसके बाद आपका आता है कोष्टक। कोष्टक मीन्स ब्रैकेट। जब हम कोई बात लिख रहे हैं, उसमें आप कुछ प्रमुख बात बताना चाहते हैं, कुछ अलग से बताना चाहते हो, ठीक है, वो हम कोष्टक में डालते हैं। जैसे कि आप एक वाक्य लिख रहे हो, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। अब सिद्धार्थ कौन? गौतम बुद्ध। तो आप उसको अलग से बताना चाहते हो, वो एक विशेष सूचना देना चाहते हो। सो सिद्धार्थ आप अलग से बताना चाहते हो, तो आप उसको कोष्टक में डाल दोगे। ठीक है। अब कोई आप नाटक में संवाद लिख रहे हो, तो आप उसमें कुछ हाव भाव बताना चाहते हो कि ये पात्र जो है इस हाव भाव से वो संवाद बोलेगा। जैसे माँ का एक संवाद है, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। अब आप बताना चाहते हो क्रोधित होते हुए, तो आप माँ के सामने लिखोगे क्रोधित होते हुए, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तो वो जो है वो कोष्टक में आएगा। अब माँ जो है वो संवाद जब बोलेगी तो क्रोध, आप वो हाव भाव बताना चाहते हो, तो वो आप कोष्टक में डाल रहे हो। और कोष्टक का जब हम कुछ क्रम में लिख रहे हैं, उसमें भी आप नंबरिंग करते हो, क क लिखते हो, ABC लिखते हो, आप सीक्वेंस लिखते हो, उसमें भी हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अभी इसमें मैंने लिखा था भाषा के दो रूप, क मौखिक और ख लिखित, तो मैंने इसको कोष्टक में डाला था। तो क्रम में भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका हंसपद। हंसपद जो होता है उसको हम त्रुटि पूरक भी बोलते हैं। त्रुटि मतलब गलती हो जाना। जब हम एक वाक्य लिख रहे हैं और हमसे कोई शब्द छूट जाता है, तो हम ये चिन्ह लगाकर ऊपर उस छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। आप कब से रह रहे हैं? कहाँ? आप इस शहर में कब से रह रहे हैं आपने लिखना था, तो शहर छूट गया, तो आप हंसपद लगाकर ऊपर उस शब्द को लिख दोगे। दो प्रकार के इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा भी और ऐसा भी। ठीक है। इसके बाद आता है आप विस्तार चिन्ह। विस्तार चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं जब हम कविता लिखते हैं या एक गीत लिखते हैं, उसमें आपकी रिपीटिशन होती है शब्दों की, रिपीट करना। इसके बाद इसी वाक्य की इस लाइन को आपको दोबारा से बोलना है, तो आप बार बार लिखने की जगह आप विस्तार चिन्ह लगाकर उसको लिख देते हो कि जो रिपीट हो रहा है शब्द, ठीक है, उसमें हम इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि तूफानों की
ठीक है, तूफानों की ओर बढ़ा दे नाविक निज पतवार। अब मेरे को ये वाला जो वाक्य है ये रिपीट कराना है, नाविक निज पतवार। मैं इसका पहला शब्द लिखकर छोड़ दूंगी तो इससे पता चल जाएगा कि ये नाविक निज पतवार दोबारा से बोलना है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ प्रमुख विराम चिन्ह। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। आप इसका अभ्यास करेंगे। आपको जो नोट्स भेजे जा रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अभ्यास करना है आपको। आज के लिए इतना।